हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल। ये 8th क्लास की बुक है, 5वीं पार्ट है। और पार्ट के नाम जो है वो है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। मतलब कि चिट्ठियों की जो क्या महत्व है, क्या है चिट्ठी, वो इस चैप्टर में पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उनकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया के तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई है। कहते हैं पत्रों की जो दुनिया होती है वो भी अजीबोगरीब होती है। इसकी उपयोगिता एक अलग सी ही पड़ती है हमें। हम कितना भी फ़ोन, एसएमएस या फिर बातें कर लें फ़ोन पे, कुछ भी कर लें, लेकिन जो पत्र को भेजने और पढ़ने में जो मज़ा आता है, आनंद आता है, वो हमें और किसी चीज़ में नहीं आता है। कहते हैं अभी संचार जो है बहुत ही आधुनिक हो चुका है, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, उसके बाद से फ़ोन, टैब, इन सब चीज़ों की बहुत सुविधा हो चुकी है। हमारा नेटवर्किंग सोर्सेस जो होती है वो भी बहुत मजबूत हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पत्रों की जो सिलसिला होता है वो बहुत ही अलग ही है। इसमें राजनीतिक, साहित्य, कला के जो तमाम विवाद होते हैं, पत्र की घटनाओं का भी उसमें मुद्दा रहता है। तो उसमें भी पत्र की भूमिका रहती है कि तमाम विवाद सब भी होते हैं। जैसे अपने देशों में ही अधिक विवाद हो जाते हैं, नेताओं सबको कुछ भी अगर भेजना हो या फिर ज़्यादातर बातें जो होती है वो फ़ोन पे या फिर नहीं हो पाती है, तो पत्र भेज कर किया जाता है कि इसमें मैंने ऐसा लिख के दिया है, ऐसा होना चाहिए, ये है। ठीक है। और मानव सभ्यता के विकास में भी पत्रों की जो है वो बहुत ही अधिक भूमिका निभाई है, बहुत ही अनोखी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र के जो भाव होते हैं वो एक ही सा होता है, मतलब पत्र का मतलब मायने रहता है वो एक ही होता है, पर इसका नाम जो है वो अलग अलग होते हैं। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, बाबू और लेख तथा तमिल में कडिड कहा जाता है। अब पत्र के जो है वो अलग अलग नामों से यूज़ किया जाता है। जैसे कि संस्कृत में हम पत्र कहते हैं, हिंदी में पत्र को खत बोलते हैं, उर्दू में पत्र को खत बोलते हैं, कन्नड़ में कागज बोलते हैं, तेलुगु में उत्तरम बोलते हैं, जाबू और लेख, तथा तमिल में जो है खत को क्या बोलते हैं, कडिद बुक कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। और इसमें एक होती है कि जैसे अगर हम फ़ोन में अपना एसएमएस ये करते हैं या फिर व्हाट्सएप ही करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें डिलीट करनी पड़ती है, हमारी स्टोरेज फुल हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन जब हम अगर पत्र हमारे पास जाता है तो उसको हम सहेज कर क्या करते हैं, रख सकते हैं, मतलब इसलिए कि ये बाद में हमारे काम आती है। इनमें किसी को भी कोई संदेह नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। अब सबके अपने अपने लिखने का तरीका होता है, अपना दायरा होता है कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कहाँ से शुरू करना है, स्टार्टिंग में क्या डालना है, वो सब। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। अब जो दुनिया में जो है वो मतलब पत्र हमेशा अभी उसका उतना महत्व नहीं है, लेकिन पत्र जो है पूरी तरह से
इसके महत्व अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, ये अभी भी चल रही है। तो दुनिया में जो है अभी भी बहुत सारी पत्र जो है ये तमाम अपनी अपनी ठिकानों को क्या करते हैं, तलाशते रहते हैं। मतलब कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आना जाना पत्र का लगा ही रहता है। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अब है भारत में ही जो है, हमारे देश में ही 4.5 करोड़ जो चिट्ठी है वो डेली डाली जाती है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो पत्र है वो उसकी कितनी अहमियत अभी भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे मतलब रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया और टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1953 में सही कहे थे कि हजारों साल तक संचार का केवल हरकारे आया, फिर जो कि या फिर तेज घोड़े दौड़ते थे, मतलब घोड़ों से लोग यहाँ से वहाँ आके जाके देते थे। उसके बाद पहिए आए, फिर क्या हुआ कि घोड़ों के बाद रथ का इस्तेमाल करने लगे कि हम रथ में बैठ के जाएंगे। फिर उसके बाद रेलवे और तार की भारी बदलाव आया, जिससे रेलवे और तार से क्या हुआ, चिट्ठियों को पहुंचाने में और भी उसकी जो गति थी, उसकी जो समय सीमा थी वो और भी तेज़ हो गई मतलब वो भी, और चिट्ठी जो पहले 3 दिन में पहुंचता था, अब क्या होता था कि 1 से 2 दिन में चिट्ठियाँ पहुंच जाती थी। कब से? जब से रेल और तार का इस्तेमाल होने लगा। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। मतलब टेलीफोन, उसके बाद जो है टेलीफोन आ गया, वायरलेस आ गया, और उसके बाद रेडार जो है वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद क्या आया, पहले लोग लिख के देते थे, उसके बाद वो लिख के दूसरे को देते थे, तो वो एक आदमी ही दूसरे स्थान पे जाकर उसको चिट्ठी पहुंचाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, घोड़ों का इस्तेमाल करने लगे लोग कि हम घोड़े पे चढ़ के जाएंगे और वहाँ पे दे जाएंगे। फिर उसके बाद कि रथ का इस्तेमाल होने लगा। फिर उसके बाद रेलवे, तार, इन सब चीज़ों धीरे धीरे दुनिया से क्या हुआ, इसकी सिलसिला आगे बढ़ती गई। और जब जो टेलीफोन, वायरलेस और जो रेडार इन सब की दुनिया काफ़ी बदलने में आ गई। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पिछली शताब्दी का जो लेखन है वो पत्र लेखन जो है वो कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। और जो पत्र लेखन का क्या हुआ, क्या वो भारत स्कूलों में भी इसका इस्तेमाल किया गया, सब्जेक्ट बना दिया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। और जो पूरी दुनिया में अब पत्र लेखन का जो पाठ है वो शुरू कर दिया गया सिलेबस। और सिर्फ भारत में नहीं, विश्व में भी है डाक की, इसकी जो शुरुआत कर दी गई। जो कि आगे क्या हुआ कि इसने काफ़ी अपना महत्व भी दिखाया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है।
अब है कि 1972 से इसका सिलसिला जो है यही है। आयोजित किया गया था कि पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित कर दिया गया कि 16 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं वो पत्र लेखन में हिस्सा लेंगे। और खासतौर पर बड़े शहर में तो महानगरों में जो है वो साधनों का विकास हुआ क्योंकि वहाँ पे टेलीफोन सब यूज होते हैं। और लेकिन जो देहाती गांव है वहाँ पे ईमेल फैक्स टेलीफोन का यूज नहीं होता, वहाँ पे चिट्ठियों का ही यूज होता है। लेकिन धीरे धीरे गांव में भी अब क्या हुआ, ईमेल फैक्स ये टेलीफोन सब करने लगे लोग, जिससे कि पत्र की जो लगातार तेज़ी थी वो धीरे धीरे कमती ही चली गई है। लेकिन व्यापारिक डाक में भी इसकी संख्या, हमारी आम जिंदगी में तो पत्र की संख्या कम हो गई है, लेकिन व्यापारिक जो हमारा व्यापारिक जो देखभाल है उसमें चिट्ठियों की आवाजाही क्या हुई, उसकी संख्या बढ़ती ही गई। जहाँ तक सवाल पत्रों का है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। अब कहते हैं जहाँ तक सवाल पत्र का है उसमें बारीकी से अगर इसकी मतलब गहराई में जाए तो आपको पता चल जाए ऐसा कोई भी दुनिया में इंसान नहीं होगा जो कि कभी पत्र ना ही किसी को लिखा हो, या फिर किसी ने एक दूसरे से लिखवाया हो, या फिर किसी ने पत्र के आने का इंतज़ार किया हो। मतलब हम जिसको पत्र देते हैं उसका इंतज़ार भी रहता है ना कि वो हमें भी पत्र लिख के देगा। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। अब सैनिक लोगों जो हैं वो क्या करते हैं, पत्र का इंतज़ार करते हैं कि मेरे घर से मेरे फैमिली वाले मुझे पत्र देंगे, फिर मैं भी इधर से रिटर्न पत्र करूँगा। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब यह बात नहीं। परिवहन साधन के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पहले जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ चिट्ठी पे ही आश्रित थे, इसके अलावा कोई और उनके पास साधन नहीं थे, तो लेकिन अभी जो है बहुत सारे साधन हैं जिससे हम एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, एक दूसरे तक हम क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को पहुंचा सकते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों का सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक प्रौद्योगिकी। आजकल जो है वह अपने जो बच्चे जो हैं लोगों जो है वो क्या करते हैं, अपने पुरखों की चिट्ठी, मतलब कि उनके दादा दादी मम्मी पापा की जो चिट्ठी है वो उनको मतलब सहेज के रखते हैं, जमा करके रखते हैं, ताकि उनकी यादों को अपना बरकरार रख सके कि ये मेरे दादा की चिट्ठी है, मेरी दादी की चिट्ठी है, उस तरह से। कहते हैं फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अब जो है पत्रकार हो गए, लेखक हो गए, जैसे साइंटिस्ट हो गए, इन सब चीज़ों का जो सन्यासी है, किसान है, ये सब क्या करते हैं, पत्र जो है इन लोगों का अनुसंधान है। मतलब कि इन लोगों की जो कहने का तरीका ही शुरू होता है वो क्या होता है, पत्र से ही शुरू होता है। अगर आप आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। कहते हैं आज के ज़माने की तरह जो उस ज़माने में भी साधन का प्रयोग होता, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो अपनी पुत्री, मतलब कि इंदिरा गांधी कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री हैं, तो वो अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते और देश को जो है करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। मतलब कि एक पिता ने पुत्री को पत्र लिखा, ये एक प्रेरणा की बात है, क्योंकि पहले जवान लोग सोचते थे ये कि वो मेरी बेटी है, मुझसे छोटी है, मैं उसको पत्र क्यों लिखूं, अगर वो पत्र देती है तो मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पत्र से
नहीं लिख सकता। पत्रों का तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेश आप जल्दी ही भूल जाते हैं। पत्र जो है रख लेते हैं हम, कभी फिर यादें आती है तो हम उसे निकाल के पढ़ भी लेते हैं, लेकिन एसएमएस संदेशों जो मतलब एसएमएस जो होते हैं फ़ोन से जो हम करते हैं वो क्या होते हैं, वो जल्दी भूल भी जाते हैं। और हमारे पास अगर उतनी डाटा कैपेसिटी नहीं रहती है तो हम क्या करते हैं, उसे डिलीट भी कर देते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार याद धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। अब जो हस्तियाँ मतलब कि जैसे नेहरू जी हो गए, गांधी जी हो गए, और हमारे खिलाड़ी सब हो गए, इन सब जो गायके हो गए, इन सब का क्या होता है, पत्र ही सहेज के रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी क्या होती है, यादगार रहती है, उनकी धरोहर रहती है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सबसे आगे रखा जाता है। मैंने पहले कहा कि जैसे महात्मा गांधी जो हो गए वो इन सब श्रेणी में सबसे आगे रखा, क्योंकि उनकी एक एक चिट्ठी, उनके एक एक पत्र का महत्व है, और वो अभी भी रखा गया होगा, क्योंकि वो पत्र जो है अभी रख के यादें रहती है कि गांधी जी ने इस पत्र में ऐसा इन्होंने लिखा था, इन्होंने ऐसा संदेश दिया था। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती के लिए हुआ था। अब जो है, जो पहले ज़माने में जो है वो आज़ादी से पहले जो बहुत सारे पत्र लिखे गए, अंग्रेज़ों ने जो हमारे परिवारजनों के साथ किया, उन्होंने अपने परिवारजनों को वो चीज़ संदेश में लिख के कहा, चिट्ठी में लिख के कहा, उन्होंने अपने परिवार को किस तरह से सुरक्षित रखा, अपने देश में यहाँ नहीं आने दिया, यहाँ जो आए उनको अपने देश भेज दिया गया तुरंत। तो उन लोगों को क्या करें, सहेज के रखे। तो यही सारी चिट्ठी जमा कर के क्या बन गया, आगे चल के एक पुस्तक बन गए, जो ये साबित करती है कि संग्राम की कितनी ज़मीनी मजबूती लिए गए थे। मतलब कि जो कि ये साबित करने के लिए काफ़ी था कि जो ये संग्राम हुआ, मतलब जो युद्ध हुआ, उसमें ये ज़मीनें और जो हमारे देश से जो खजाने वगैरह ले गए थे, वो उन सब चीज़ों की उसमें क्या थी, पैमाना था कि नहीं, ये इंडिया से आया गया है, और वो चीज़ वो फिर हम साबित कर सके। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिख आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ाद के आंदोलन की कोई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। वो कहते महात्मा गांधी के पास जो थे तमाम पत्र, कोई भी कहीं से भी लिखता था, विश्व के किसी भी कोने से, बस वो महात्मा गांधी और इंडिया लिख देते थे। और वो बस वो पत्र क्या होता था, महात्मा गांधी जी के पास है, चाहे महात्मा गांधी गुजरात में रहे, चाहे वो दिल्ली में रहे, चाहे वो मुंबई में रहे, कहीं भी रहे, वो क्या होता था, उनकी जो पत्र होते थे वो उन तक पहुंच जाते थे। इस आज़ादी के आंदोलन में तमाम हस्तियाँ, दिग्गज जो है महात्मा ऐसा ही थे। गांधी के पास देश दुनिया की सबसे बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। और गांधी जी के एक ऐसे इंसान थे जिनको आज़ादी के वक्त में देश दुनिया से मतलब पूरे विश्व से सबसे ज़्यादा पत्र किसके पास पहुंचते थे, गांधी जी के पास। पर पत्र का जवाब देने का मामले में उनका कोई जोर नहीं था, पर वो पत्र का जवाब उतना नहीं देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे, अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द होने लगता था, तब ये बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रकार प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया। और यह पत्रों का जादू
आज नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने किताबें भी लिखी जा चुकी है। कहते हैं महात्मा जब आंदोलन का समय था तो महात्मा गांधी को बहुत सारे पत्र आते थे और महात्मा गांधी तुरंत ही क्या करते थे, वो उसी टाइम लिख के पत्र का जवाब दे देते थे। लेकिन जब पत्र इकट्ठा हो जाता था, बहुत सारे पत्र होते थे, जब ये दाहिने हाथ से उनका आए हाथ से जब वो लिखते लिखते वो थक जाते थे, हाथ दर्द होने लगता था, तो वो दूसरे हाथ मतलब दाहिने हाथ से क्या करते थे, पत्र लिखना शुरू कर देते थे। और ये सिर्फ गांधी जी को ही नहीं, जो इसमें तमाम दिग्गजों थे, मतलब जैसे हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी सब थे, उस इन सबको भी पत्र, जवाहरलाल नेहरू जी, इन सबको भी पत्र पहुंचते थे और गांव-गांव के हर एक गांव के कोने-कोने में पत्र पहुंच जाता था। यहाँ तक कि लोगों ने क्या करा कि पत्रों को जो फ्रेम करवा के रख लिया ताकि ये यादगार रह गए। और पत्र इकट्ठा कर कर के जो है कई पुस्तकें भी लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं, मतलब जैसे हमारे प्लॉट की प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह से पत्र जो है वो दस्तावेज से कम नहीं होता है। पंत के 200 पत्र बचपन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तक आपको मिल जाएगी। अब जो है पुस्तक जो छप गई है वो जैसे पंत के हैं, जैसे सुमित्रानंदन पंत जी है, तो वो उनके 200 पत्र बच्चों के नाम का, और निराला जी है पत्र जो हमको लिखियो है कहाँ, तथा पत्र के आईने, और जो दयानंद सरस्वती जी के हैं वो दयानंद सरस्वती जी के पत्र, इन सब के जो है पत्रों के बारे में आपको मिल जाते हैं पढ़ने लिखने को। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। कहते हैं कि प्रेमचंद्र जो है वो खास तौर पर नए लेखकों को क्या करते थे, प्रेरक जवाब देते थे पत्रों के ऊपर, और वो पत्रों के जवाब में वो बहुत ही मुस्तैद रहते थे, मतलब कि बहुत ही केयरफुली रहते थे। और गांधी जी इसी प्रकार से गांधी जी, नेहरू जी, इन सब के जो रविंद्रनाथ टैगोर के लिए पत्र लिखे थे वो भी बहुत ही प्रेरक है। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। कहते हैं बहुत महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें कि बहुत सारे तथ्य लिखे गए, बहुत उनकी मनोदशा लिखी गई। पत्र व्यवहार की परंपरा में भारत पुरानी है। जो पत्र व्यवहार की जो परंपरा उसमें भारत क्या है, सबसे पुराना माना जाता है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही शुरू हुआ। पत्र का जो विकास है वो आज़ादी के बाद शुरू हुआ, क्योंकि आज़ादी से पहले क्या था कि अंग्रेज़ों का सत्ता था, तो कोई भी पत्र इधर यहाँ से वहाँ पहुँचाने में बहुत ही ढीले करते थे, जिस वजह से पत्र का महत्व कम जाता था। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। अब तमाम पत्रों की जो विभाग है, मतलब कि डाकिये जो होते हैं वो सब जो विभाग जो इसमें क्या है, गुडविल की जो है वो बहुत ही खास है। इसकी एक खास वजह ये भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, मतलब कि जब इनके कंपनी को डाक करने के लिए कहा जाता था, चिट्ठी पहुंचाने के लिए कहा, तो ये जल्दी से पहुंचा देते थे, जल्दी से जवाब देते थे लोगों को। लेकिन और सारी कंपनियां जो थी वो उन पर उतना असर नहीं पड़ता था। घर घर तक इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। अब संसार में जो है इतने सारे तमाम संचार है, साधन है, लेकिन उसके बावजूद भी चिट्ठी का जो है उसका अपना अलग ही बरकरार जो है वो हैसियत जो है वो अभी भी बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से
घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की डांडियों में रह रहे लोग, आज भी खेतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय घरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुत आयामी भूमिका नजर आ रही है। इस दूर देहात के लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के नाम के रूप में देखा जाता है। अब कहते हैं कि चिट्ठी की जो है अपनी हैसियत, अलग ही रुतबा है, अलग ही हैसियत है उसका। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे लोग हो, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच पहाड़ों के लोग हो, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान में ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का सब जो है बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग जो है खतों का अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों में जाकर पहुंचते हैं और इसकी बहुत ही आयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात के लाखों गरीब घरों में चूल्हा मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलती है। मतलब कि जो मनी ऑर्डर में आता है, पैसे जो लोगों के पास आता है, उसी से उनका चूल्हे चौका चलता था, क्योंकि उनके कोई कमाने वाला नहीं रहता था। कमाने वाले जो रहते थे शहर चले जाते थे। पहले के ज़माने में आज के ज़माने की तरह बैंक भी नहीं था कि हाँ चलो पैसे निकालो उधर से लगा दे तो। लेकिन यहाँ पे क्या था कि वो सिक्का था नहीं। गाँवों या गरीबों की बस्तियों में चिट्ठी मनी ऑर्डर से उनकी डाकिया को देवदूत के रूप में देखा जाता था। जब वो गाँव और गरीबों के बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेके जाते थे तो फिर उन्हें गरीब डाकिया का देवदूत कहा जाता था, क्योंकि वो क्या करते थे, जो पैसे की ज़रूरत हो अपनी वहाँ पे देवदूत के रूप में उन्हें मानते थे। मतलब भगवान का भेजा हुआ दूत उसे मानते थे, जो कि मनी ऑर्डर, और फिर वो लेके जाते थे, चिट्ठी लेके जाते थे। तो बच्चों, आपको ये कैसा लगा? और इसके जो लेखक है वो अरविंद कुमार सिंह जी हैं। तो आपको ये कैसा लगा है वीडियो, ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।